हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पोएम्स पढ़ेंगे। दो पोएम्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। नाम से ये नेचर के लग रहे हैं कि नेचर के बारे में कुछ पता चलेगा हमको। तो इनके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि नेचर के प्रेमी हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेचर से इनको बड़ा लगाव है। इनकी हर रचनाएं, ज़्यादातर रचनाएं नेचर के बारे में ही होती हैं। काफ़ी शॉर्ट होती हैं पोएम्स इनकी, और शॉर्ट होने के बावजूद भी बहुत ही गहरा मतलब होता है कि नेचर से हम क्या सीख सकते हैं, नेचर हमें क्या सिखाना चाहती है, नेचर के साथ हम कैसे रह सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। और इनके शब्द जो हैं, जो ये अपना शब्द यूज़ करते हैं पोएम्स में, वह काफ़ी आसान होते हैं, बहुत कठिन शब्द नहीं यूज़ करते हैं, तो इनको समझना आसान हो जाता है। तो आइए हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इंडिया विल बी ग्रेट अगेन। भारत एक बार फिर से महान होगा। और भारत को महान कौन बनाएगा? भारत को महान हम ही लोग बनाएंगे। कैसे? अपने फील्ड में सबसे आगे होकर। जितने भी हमारे फील्ड हैं, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे किसी और फील्ड के हों, उसमें सबसे बेहतर अगर हम बन जाएंगे तो भारत एक बार फिर से महान हो जाएगा। और इस लाइन के साथ चैप्टर की शुरुआत करेंगे। न्यू इंडिया लर्न्स विद प्राइड, नॉट फ्रॉम मैकेलेज डिवाइड। जो नया भारत है वह गर्व के साथ बढ़ता है और सीखता है, ना कि आपस में भेदभाव करके, आपस में लड़ाई झगड़ा करके, आपस में ही खराब होने के होकर। ऐसा कुछ नहीं करता नया भारत। नया भारत सीखता है और अच्छे से सीखता है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मतलब जानेंगे। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो ये पोयम जो है डस्ट ऑफ स्नो, ये बात करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हमको बदलने का कोशिश करती हैं और हमारी ज़िंदगी में एक लार्जर सिग्निफिकेंस देती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में हुआ था। इसका मतलब जान लेते हैं आप। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इसमें बताया गया है कि एक क्रो होता है जो कि एक हेमलॉक ट्री से उड़ता है। तो उसके उड़ने के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण जो है वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसमें क्रो जो है, द वे ए क्रो, ये जो क्रो है, क्रो को समाज में बहुत ही बेकार नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ को लोग बेकार मानते हैं। कोई भी अगर गंदा गाने वाला, खराब गाने वाला व्यक्ति हो तो उसको बोलते हैं कौवे की तरह गा रहे हो क्या। और हेमलॉक ट्री, ये जो ट्री है, ये एक जहरीला पौधा है, पॉइजनस ट्री है, जो कि बर्फीले जगहों पर पाया जाता है। तो यह भी कुछ इंसानों को भाता नहीं है। और डस्ट ऑफ स्नो, जो लोग बर्फ के एरिया में रहते हैं, बर्फीले स्थानों में रहते हैं, उनके लिए स्नो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्नो भी उनके लिए एक मुसीबत ही है। तो इन तीनों चीज़ों, ये जो तीनों चीज़ हैं, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो और हेमलॉक ट्री, ये कैसे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके मन को कैसे शांत कर देता है, जो कि बहुत ही उलझन में थे। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड। रियूड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, किसी रिग्रेट में या दुखी होकर बर्बाद कर देना। तो जो ये कौवा उड़ा उधर से और रॉबर्ट फॉस्ट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उसके कारण रॉबर्ट फॉस्ट के मन में एक परिवर्तन आया, उनके हृदय में एक परिवर्तन आया। और एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिव्यूड। और जो इस रिग्रेट में, किसी रिग्रेट में वह किसी चीज़ से नाराज होंगे या कोई चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं गई होगी, उसके कारण वो जो रिग्रेट में थे, उनको एहसास हुआ इसके बाद कि उन्होंने अपना आधा दिन बर्बाद कर दिया, और अब समय है अपने जो आधा दिन बचा हुआ है उसको सेव करने का। तो इस पोएम से यही सीख मिलती है कि हमको किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है खुश होने के लिए। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल सकती है, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छी ही चीज़ें हमको खुशी दे सकें। और नेचर ऐसा ही होता है, भले हम
कौवे को या फिर डस्ट ऑफ स्नो को या हेमलॉक ट्री को बेकार मानते हैं, लेकिन यह सभी नेचर का पार्ट हैं और नेचर में कोई भी चीज़ बेकार या अच्छी नहीं होती, सब एक समान होती हैं। इसके हम लोग अब रैम सीम देख लेते हैं, इसका रैम सीम। तो रैम सीम में होता क्या है, जो लाइन्स होती हैं उनके लास्ट में जो वर्ड होता है उसको हम लोग मैच करते हैं कि वह एक तरह का साउंड दे रहे हैं या नहीं। जैसे कि इसमें क्रो, जो लाइन का लास्ट वर्ड है, इसमें क्रो जो है क्रो, ये किससे मैच करता है साउंड इसका? क्रो स्नो से मैच करता है, तो ये एक राइम सीम बन गया। उसी तरह से मी, सेकंड लाइन का मी और फोर्थ लाइन का ट्री, ये दोनों एक तरह से है, तो ये बन चुका है राइम सीम। राइम सीम ज़्यादातर फर्स्ट और थर्ड ये एक तरह से साउंड करते हैं और सेकंड और फोर्थ ये एक तरह से साउंड करते हैं। इसको हम लोग राइम सीम को पीडीएफ में बना के दे देंगे और एक इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स का भी एक पीडीएफ रहेगा साथ में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको राइम सीम को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है अक्सर कि इस पोएम का आपको 2-4 लाइन दे देगा, बोलेगा इसका राइम सीम क्या होता है। तो उसको राइम सीम को एक लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्रो और स्नो एक तरह से दिख रहे हैं तो इनको ए बोल सकते हैं हम लोग, और ये बी मी और ट्री एक तरह से हैं तो इनको हम लोग बी बोल सकते हैं। उसी तरह से इस जो 4 लाइन्स हैं उसमें भी देखते हैं। हर्ट, हर्ट किसकी तरह साउंड करता है? पार्ट की तरह। तो हर्ट और पार्ट एक राइम सीम बना रहे हैं। मूड और रियूड, रियूड मतलब बर्बाद कर देना, तो मूड और रियूड एक तरह से राइम सीम बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा डस्ट ऑफ स्नो खत्म, और अब हम दूसरे पोएम की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to preface twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसमें फायर जो है उसको इन्होंने कंपेयर किया है डिज़ायर के साथ, कि इंसान की इच्छाएं कितनी बढ़ चुकी हैं, वह किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उसको हर चीज़ चाहिए, वो जितना उसके पास होता है उसको कम लगता है वो। और आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से, इंसान के अंदर नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई उससे आगे निकल जाए, कोई उससे बेहतर हो तो उसको उससे सीख लेने के बजाय वो उससे नफरत करने लगता है। तो यही एक पोएम है जिसके द्वारा कवि ने बोला है कि नफरत से जल्दी दुनिया खत्म होगी या फिर डिजायर से। तो इसका मतलब जानते हैं हम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो तबाह होगी फायर से, यानी कि आग से, यहाँ पर आग की बात हो रही है, और सम से इन आइस, और कुछ का मानना है कि बर्फ से यानी आइस से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने डिजायर्स को देखा है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि जितना मैंने डिजायर को देखा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, उनको यह लगता है कि जो लोग फायर के साथ हैं, यानी जो लोग बोलते हैं कि डिजायर के लिए दुनिया जल्दी खत्म हो गई डिजायर की वजह से, जो रॉबर्ट फर्स्ट हैं वो भी वही मानते हैं कि डिजायर जो है वह दुनिया को खत्म कर देगी पहले, यानी नफरत से ज़्यादा डिजायर को खतरनाक मानते हैं। डिजायर ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि सब चीज़ पाने की चाह में इंसान सब कुछ खराब कर सकता है और खराब कर ही रहा है। कोई भी चीज़ जो इंसान के हाथ में लग जाती है वह बचती नहीं है, चाहे पेड़ पौधे हो, अब देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट कैसा हो चुका है, तो यह सब इंसान के डिजायर्स की वजह से ही है। But if it had to previous twice, I think I know enough of it
to say that for destruction ice is also great and would suffice. सफिस का यहाँ पर मतलब होता है कि इनफ, किसी चीज के लिए काफी होना। तो पोएट का मानना है कि अगर दुनिया तबाह ही हो रही है, अगर उसको दोबारा तबाह होना है तो वह हेट्रेड की वजह से तबाह हो सकती है। क्योंकि कभी आपने एक्सपीरियंस से इतना जान चुका है कि हेट भी बहुत है दुनिया में। लोग एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि एक दूसरे की जान लेने में भी सोचते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आइस आइस जो है हेट, वो भी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो इस पॉइंट से कभी यह कहना चाहते हैं कि हमको अपने डिजायर्स और अपने हेट्रेड पर एक कंट्रोल रख के कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो यह दुनिया तबाह होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो इसके साथ साथ ये दोनों पोएम्स खत्म होते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स और राइम स्कीम्स हैं वो उसको अलग पीडीएफ में करके दे दिया जाएगा। और रिलेटेड टू गॉड के क्वेश्चंस भी अगले लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल एडुस्फीयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।